एक डरावनी तेज बारिश वाली रात में ब्लैक डेथ सेक्ट के गेट पर एक अकेला आदमी खड़ा है, सिर से पैर तक भीगा हुआ। जैसे ही बिजली चमकती है, ब्लैक डेथ सेक्ट के सैकड़ों मेंबर्स सामने आ जाते हैं और उनमें से एक चीख पड़ता है, नेमलेस स्वॉर्ड्समैन यहां है, वो यहां आ गया है। सब ऊपर और नीचे से एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन स्वॉर्ड्समैन तुरंत रिएक्ट करता है, अपनी तलवार निकालता है और जो सबसे पहले उसकी तरफ दौड़े थे उन्हें काट देता है। उनके हाथ पैर अलग अलग हो जाते हैं। बाकी लोग रुककर उसे घेर लेते हैं, पर एक खामोश डैश के साथ वो एक साइड के सबके सर काट देता है, फिर दूसरी जगह लैंड करके सीधा उनके बीच से गुजरता हुआ सबको चीर देता है। एक आदमी जो बाकी सबसे ज्यादा भारी है, पीछे से बर्छी लेगी उस पर झपटता, सोचता है अब उसे पकड़ लिया, लेकिन स्वॉर्ड्समैन को उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधा उसकी रूह तक चीर देता है और उसका सर बीच से 2 टुकड़ों में बांट देता है। दिमाग बाहर दिखने लगता है। बारिश चीखों और दर्द की आवाजों को ढक लेती है और कुछ ही देर में स्वॉर्ड्समैन का काम खत्म हो जाता है। जमीन पर सिर्फ मोहत पड़ी है। सेक्ट के अंदर आगे बढ़ने पर ब्लैक डेथ मास्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। एक बूढ़ा आदमी, सबसे ज्यादा समझदार। नेमलेस स्वॉर्ड्समैन चुपचाप उसके पास आता है। बूढ़ा उसे सख्त नजर से देखता है, कुछ नहीं बोलता। वो सोचता है, क्या ये वही इंसाफ का तलवारबाज है जैसा लोग कहते हैं? पर फिर इतना कस के लपेटा क्यों हुआ है? नेमलेस स्वॉर्ड्समैन कहता है वो कभी इंसाफ के लिए था ही नहीं। ये बात उसे कंफ्यूज कर देती है। फिर क्यों उसने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के आखिरी बचे लोगों तक को ढूंढ कर मारा? नेमलेस स्वॉर्ड्समैन अपना असली रंग दिखाता है। वो कोई राइचियस स्वॉर्ड्समैन नहीं, बल्कि एक जिंदा डीमन है। डेथ सेक्ट का लीडर हंस पड़ता है। मानना पड़ेगा, उसने सबको अच्छा बेवकूफ बनाया। नेमलेस स्वॉर्ड्समैन कहता है उसने किसी को धोखा नहीं दिया, लोग बस वही मानते रहे जो वो मानना चाहते थे और उसने उन्हें रोका नहीं। बूढ़ा उसे काफी इंटरेस्टिंग पाता है। चाहे उसे मौत की नदी ही क्यों ना पार करनी पड़े, वो बिना पछताए नहीं जाएगा और वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। चाहे वो नेमलेस स्वॉर्ड्समैन हो या नहीं, वो यहां एक ही काम के लिए आया है, उसे मारने के लिए। नेमलेस स्वॉर्ड्समैन का शरीर एक खतरनाक लाल रोशनी से धड़कने लगता है, जबकि बूढ़े की तलवार एक ठीक और स्टेबल नीली रोशनी में चमक रही होती है। जैसे ही एक और पानी की बूंद जमीन पर गिरती है, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हवा तेज होती है और बारिश और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और जब तक ये बरसात चलती रहती है, तब तक नेमलेस स्वॉर्ड्समैन ही इकलौता आदमी होता है जो कभी महान रहे ब्लैक डेथ सेक्ट से बाहर निकलता है। कुछ वक्त बाद एक पहाड़ पर, जहां साल भर फूल गिरते रहते हैं, जहां खून बहा है, कई सेक्ट्स का एक झुंड एक और सेक्ट के गेट पर जमा होता है। उनमें से एक सोचता है, क्या यह सच में माउंट हुआ सेक्ट है? एक मंक उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करने लगता है और कोई और कहता है कि किसी डीमन का काम है जिसने इतने खूबसूरत पहाड़ को खून से भिगो दिया। तभी वो किसी को अपनी तरफ आते देखते हैं। ये माउंट हुआ सेक्ट का एक मेंबर है। उसकी तलवार टूट चुकी है, कपड़े फटे हुए हैं और वो कहता है सेक्ट का सफाया हो गया। लोग उसे देखकर खुश होते हैं, पर उसके अगला लफ्ज बोलने से पहले ही एक ही आदमी सबको मिटा देता है। अचानक हाथ सेक्ट का आखिरी मेंबर भी उड़ा दिया जाता है। उसके हाथ पैर हवा में उड़ते हैं। ब्लास्ट इतना जोर का होता है कि बाकी लोगों की आंखें अंधी सी हो जाती हैं। उनमें से एक चीख कर कहता है अटैकर तुरंत सामने आए, और वो धीरे से सामने आता है। वो हर सेक्ट को पहचान लेता है। शाओलिन, वांग, चिंगचोंग और नामोंग। काफी भीड़ जमा हो गई लगती है। वांग का लीडर सबको चुप रहने को कहता है और उसकी पहचान पूछता है और क्यों उसने इतना बड़ा पाप किया। नेमलेस स्वॉर्ड्समैन कहता है वो यहां आया क्योंकि लोग कहते थे माउंट हुआ सबसे स्ट्रांग सेक्ट है, पर लगता है वो सिर्फ अफवाह थी। दूसरे सेक्ट लीडर्स माउंट हुआ के लीडर का सर पहचान लेते हैं और स्वॉर्ड्समैन अंदाजा लगाता है कि जब सब एक साथ आए हैं तो शायद माउंट हुआ से स्ट्रांग तो होंगे ही ना। वांग लीडर उसे चुप रहने को कहता है। यहीं और अभी वो उसकी रूह को नरक में घसीटेंगे और माउंट हुआ की आत्माओं को उसकी मौत के बाद सुकून मिलेगा। सब अलग अलग एडवांस टेक्निक्स यूज करके उस पर हमला करते हैं, लेकिन स्वॉर्ड्समैन बस मुस्कुराता है क्योंकि ये जगह सच में मजेदार है। फिर पता चलता है कि ये सब बस एक आदमी वीआर गेम खेल रहा है। वो जल्दी ही हेडसेट उतार देता है क्योंकि इतने लोगों का एक साथ अटैक अभी भी उसके लिए ज्यादा है। वो मारम ऑनलाइन खेल रहा है, एक नया वर्चुअल रियलिटी गेम जो अपने गोर और एक्सट्रीम वायलेंस के लिए मशहूर है। और चाहे लोग इसे बंद करने की डिमांड करते हुए कंप्लेन से भर गए हों, इस जैसा कोई और गेम नहीं। वो टीवी चालू करता है और सोचता है अगली बार उसे थोड़ा डिस्क्रीट रहना पड़ेगा। न्यूज चिल्ला रही होती है कि डेटा कॉर्पोरेशन के मिस्टर नो सुबह से लापता है। तभी आदमी को मदद के लिए एक चीख सुनाई देती है। वो बिल्कुल भूल गया था कि उसके यहाँ मेहमान है। वो अपने पास पड़ा स्लेज हैमर उठाता है और जो रो रहा था वो खुद मिस्टर नो ही था, मदद की भीख मांगता हुआ। आदमी पूछता है क्या उसे सच में उसकी मदद चाहिए। नो को समझ नहीं आता कि उसे किडनैप क्यों किया गया। उसने कुछ नहीं किया। आदमी उसके पास तस्वीरों का एक बंच फेंक देता है जो दिखाता है कि वो एक बेकार और लायक नहीं इंसान है। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया होता तो वो यहां नहीं होता। नो कहता है वो पछता रहा है, फिर उसे क्यों नहीं छोड़ रहा। आदमी अपना सर पकड़ लेता है। ये लफ्ज वो बार बार सुन चुका है।
क्या ये थोड़ा पुराना नहीं हो गया? जैसे ही वो स्लेज हैमर उठाकर उसे खत्म करने जा रहा होता है, नो अचानक उस पर झपटता है, उसे धक्का देकर अपने बंधन से निकल जाता है। वो स्लेज हैमर उठा लेता है और कहता है, अब तू गया। आदमी वैसे ही मुस्कुराता है जैसे गेम में करता है। नो हमला करता है पर वो बच जाता है और इतनी जोर से उसकी साइड पर वार करता है कि वो लगभग उड़ जाता है, पर वो रुकता नहीं। वो उसके मुंह पर लात मारता है और मोटा आदमी पीठ के बल गिर जाता है। वो दरवाजे की तरफ रेंगने लगता है, मरना नहीं चाहता इतना दर्द देने के बाद भी। ज्यादातर इंसान हर्बीवोर्स की तरह होते हैं और कार्निवोर्स की बड़ी मेजॉरिटी में वो कमजोरों पर हमला करते हैं, शिकार करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। और उसके लिए वो एपेक्स है जो इन कार्निवोर्स का शिकार करता है। नो पूरी तरह घबरा जाता है, चिल्लाता है कि पास मत आओ, दूर रहे। तभी दरवाजा फटकर खुल जाता है और पुलिस की पूरी फौज अंदर घुस आती है, उसे फ्रीज होने को कहते हुए। मैन डिटेक्टिव डोंग बोंग सू का नाम लेकर कहता है कि किडनैपिंग, इल्लीगल बंदी बनाकर रखने और मर्डर के शक में उसे गिरफ्तार किया जाता है। बोंगू सोचता है पुलिस को ये जगह कैसे मिली, और डिटेक्टिव उसे रुकने को कहता है क्योंकि उसकी बंदूक में लाइव राउंड्स है। सिचुएशन देखकर बोंगू सोचता है ये बिल्कुल गेम जैसा ही है। वो पूछता है क्या उसे पता है कि इस आदमी ने 6 औरतों को मारा, टॉर्चर किया, तस्वीरें ली, फिर मार दिया। पीछे पड़ी लाशें सब एक जैसी है, ज्यादातर किलर्स या उससे भी बुरे। ये लोग जानवरों से भी खराब है। ये कार्निवोर्स हैं जो मजा के लिए लोगों का शिकार करते हैं और वो उनका शिकारी है। क्या उसे समझ नहीं आता? जिसे उसे गोली मारनी चाहिए वो ये मोटा आदमी है, ना कि वो। डिटेक्टिव सोचता है अब वो क्या करे, क्योंकि उसे तो बस एक साइको दिख रहा है जो लोगों को किडनैप करके मार रहा है। बोंगू हंस पड़ता है। उसे लगा था पुलिस से बात करके कुछ नहीं होगा, और वो सही था। वो अचानक पीछे स्लेज हैमर घुमाता है। डिटेक्टिव उसे रोकने को कहता है, पर बोंगू नो का सर तोड़ देता है बिल्कुल उस वक्त जब डिटेक्टिव गोली चला देता है। बोंगू समझ जाता है वो मर गया, पर अगर उसे जिंदगी का एक और मौका मिला तो वो चाहता है वो ऐसी जगह हो जहां वो जितने चाहे बीस्ट्स मार सके, बिल्कुल उस मारम गेम की तरह। जैसे ही गोली उसकी खोपड़ी में घुसती है, बोंगू का पूरा वजूद अपनी यादें और अपनी आखिरी ख्वाहिश याद करता है, और अचानक वो होश में आता है, शॉक में, क्योंकि उसे पक्का वो मर चुका है। एक बूढ़ा सीधे साधे कपड़े पहना आदमी उसके ऊपर झुककर खड़ा है। उसे पक्का यकीन था वो मर गया, पर वो जिंदा है। बोंगू सब बस उसे देखता है, जिससे मोटा आदमी उसे पकड़कर कहता है क्या उसे पता है उसे बाजार से यहां घसीट कर लाना कितना मुश्किल था। शायद उसे मार ही देना चाहिए, पर वो उसे कल तक जिंदा रहने देगा। बोंगू के इंस्टिंक्ट्स जाग जाते हैं। वो एक पत्थर उठाकर मोटे आदमी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर उसका पूरा शरीर एक नर्व की तरह दर्द कर रहा होता है। गिरते हुए वो अपना हाथ देखता है और खुद को महसूस करके समझता है ये शरीर उसका नहीं है। वो सोचता है ये जख्म कैसे है, पर जब वो बाहर देखता है उसे समझ आता है ये जगह क्या है। नाम मरम था ना। बोंगू अपने चेहरे पर हाथ रखता है और जमीन की तरफ देखता है, आंसुओं तक की खुशी में। उसकी आखिरी ख्वाहिश सच हो गई। वो मरम की दुनिया में आ गया है, जहां सिर्फ सबसे स्ट्रांग ही जिंदा रहते हैं। इस सबसे पहले इस बॉडी का असली मालिक सैम बस एक किसान लड़का था। उस दिन मचिल धड़ाड़ से अंदर आया, कहता है उसके लिए काम है, और साथ ही कहता है कि यहां बदबू आ रही है। सैम कहता है वो अभी तक स्टेबल साफ कर रहा है, जिससे आदमी उसका मुंह पकड़कर कहता है क्या वो पूछ रहा था। डानरी क्लैन उसे रख रहा है, खाना दे रहा है, एक हकलाते अनाज को, और फिर भी वो अपनी औकात भूलता रहता है। वो बस एक गुलाम है और कुछ नहीं। इसके बाद सैम उस मोटे बिड्ढे डोंगू के साथ चला गया, जबकि मर्चेंट सोच रहा था मचिल ही आएगा। मोटा आदमी कहता है वो कभी कभी ऐसा ही होता है। मचिल फीनिक्स टैवर्न में अपने उस शरारती दोस्त के साथ शराब पी रहा होगा, शायद और भी ज्यादा। मर्चेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सोचता है सिर्फ 2 लोगों में इतना सामान उठाना मुश्किल होगा। डोंगू हंसता है और कहता है यहां एक बिल्कुल ठीक कैरी हॉर्स है यूज करने के लिए। सैम खांसने लगता है जब वो मुक्के से संभलने की कोशिश करता है। डोंगू पूछता है क्या कर रहा है, उसे उन हथियारों को उठाना चाहिए। तब डोंगू को याद आता है उसके टैवर्न में प्लान्स है, तो आज सारा हैवी काम उसे ही करना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करे। मर्चेंट को सो सैम पर तरस आता है, पर न वो कुछ कर सकता है न सो सैम। फिर वो खुद ही काम पर लग जाता है। सारी तलवारों को एक आधे सिले तार्प में उठाता है, जो आखिर में तलवारों से फट जाता है, और सो सैम को उसे कुत्ते की तरह उठाना पड़ता है। मर्चेंट उसे बधाई देता है, पर कहता है उसे अब रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो मरने के कगार पर लग रहा है। सैम, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से टूट चुका था, कहता है वो ठीक है। चलते हुए वो सोचता है क्या वो सच में अपनी इतनी बेकार जिंदगी जारी रखना चाहता है। दुर्भाग्य से वो गलती से एक बड़े आदमी से टकरा जाता है, और माफी मांगने से पहले ही वो आदमी उसके मुंह पर सीधा मुक्का मार देता है और उसे पीटने लगता है। सैम अपने आखिरी पलों में सोचता है सब गलत कहाँ हुआ। क्या जब उसका परिवार तूफान में मर गया और वो अकेला बच गया? क्या जब वो जिंदा रहने के लिए डानरी के घर के गेट पर गया? शायद सब गलत उस पल से ही था जब वो इस जगह पैदा हुआ। बोंगू उठता है, शरीर अभी भी पिटाई से दर्द में है, और घोड़ों के पानी पीने वाली जगह की तरफ बढ़ता है। तो सो सैम इस लड़के का नाम था। इसकी जिंदगी सच में बहुत घटिया थी।
ये जगह उन यादों वाली स्टेबल ही लगती है। मतलब उस वक्त सो सैम सच में पिट पिट कर मर गया था और अब वो उसके बॉडी में आ चुका है। लेकिन अभी उसे एक और चीज पर फोकस करना चाहिए। उसके पास खड़ी वो चीज, मुरम ऑनलाइन का स्टेटस विंडो। जब वो हाथ में ग्रोयल का बाउल लेके चल रहा होता है, मैचेल सोचता है क्यों उसे ही ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। क्या पूरे क्लैन में वही एक है जो उस हरामी का गंदा काम साफ करेगा? ये सब उसकी गलती है। उसे सीधा काम के बाद स्टेबल में आना चाहिए था, फालतू घूमना नहीं चाहिए था। बस उसकी किस्मत खराब थी जो पोंग दोरांग से टकरा गया, एक ऐसा आदमी जो अपने गुस्से और हिंसा के लिए मशहूर है। वो अपनी किस्मत को कोसता है कि उसे इतने घटिया कीड़े के बाद सफाई करनी पड़ रही है। वो महान मैचियल। शायद उसे सच में उसे मार ही देना चाहिए, पर नहीं, ये बहुत रिस्की है। अगर पकड़ा गया तो उसका ही सर कटेगा। वो स्टेबल का दरवाजा लात मारकर खोलता है और ग्रोयल सो सैम के पैरों के पास फेंक देता है। पूछता है वो क्यों बच गया और उसे इतनी परेशानी क्यों दे रहा है। बोंगू मुस्कुराता है। उसे यहां आए 2 हफ्ते हो गए हैं। इतने टाइम में उसने इस आदमी और बाहर की दुनिया के बारे में काफी कुछ जान लिया है। पहली बात, यहाँ के लोग चाइनीज कैरेक्टर्स यूज करते हैं, पर ये चाइना नहीं है। ये मार्शल आर्ट्स की वजह से है, जो ऐसी टेक्निक्स हैं जो पहले सिर्फ फैंटेसी में मुमकिन लगती थी। लोग तलवारों पर उड़ते हैं, रोशनी से तेज चल पड़ते हैं। ये सब इसी चीज के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस दुनिया में फैंटेसी वाली मार्शल आर्ट्स सच में जिंदा है, बिल्कुल मुरम ऑनलाइन की रियल लाइफ वर्जन जैसी। दूसरी बात, उसके पास ये स्टेटस विंडो सिस्टम है। पक्की बात यह है कि ये मुरम ऑनलाइन का स्टेटस विंडो सच में काम करता है और लगता है सिर्फ वही इसे देख सकता है। पहले तो इस विंडो और मार्शल आर्ट्स की होने की वजह से उसे लगा वो अभी भी गेम के अंदर है, पर यह जगह बिल्कुल रियल है। यहाँ के लोगों के अपने इमोशंस हैं और वो बिल्कुल जिंदा लोगों की तरह मूव करते हैं। इससे एक सवाल उठता है, क्या वो इंसान है या प्लेयर? जैसे ही वो स्टेटस विंडो बंद करता है, डोंगू आता है। कहता है लगता है यहाँ आराम की जिंदगी जी रहा है, जबकि बाकी सबको किसी बेवकूफ की वजह से डांट और सजा मिली। वो इसी पल का इंतजार कर रहा था ना। अचानक बोंगू खड़ा हो जाता है और अपने बाउल में बची हुई ग्रोयल खत्म कर देता है। डोंगू को ये बदतमीजी लगती है, पर जैसे ही वो उसे थप्पड़ मारने बढ़ता है, बोंगू बाउल तोड़ देता है और उसका एक तेज टुकड़ा सीधा उस मोटे हरामी के गले में घुसा देता है। उसने इस दुनिया में अपनी पहली किल ले ली और कहता है वो लड़का जिसे वो जानता था, वो बेचारा कीड़ा कब का मर चुका है। डोंगू रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, पर बोंगू अपने दूसरे हाथ में पकड़े शार्ड को उठाता है और उसके गोश्त में बार बार घुसा देता है। उसका सुअर जैसा खून बार बार छिड़कता है, लाल बारिश जैसी। बोंगू अपनी स्किन पर उस गर्म एहसास को महसूस करता है। अब फर्क नहीं पड़ता वो इंसान है या प्लेयर, बिल्कुल जैसे उसने सोचा था। ये जगह रियलिटी है। इस दुनिया का बड़ा कानून जो उसने इस हरामी और मैचियल से महसूस किया, ये है कि कमजोर शिकार होते हैं और स्ट्रांग लोग पूजे जाते हैं। अगर ये ऐसी जगह है तो वो अपने दिल भर के शिकार कर सकता है, बिना अपनी असली फितरत छिपाए। इस समाज नाम के जंगल में उस जैसे लोग हैं, नहीं उससे भी ज्यादा डरावने। जैसे ही ये बॉडी रिकवर करेगी, वो अपना शिकार जारी रखेगा। यहाँ स्ट्रांग और वीक की जमीन पर, यहाँ इस नए मुरम में वो एक नई जिंदगी शुरू करेगा। जब डोंगू की बॉडी गंदी स्टेबल में सड़ रही होती है, बोंगू उसे बिना किसी इमोशन के देखता है। ऐसे आदमी को तो शिकार करना भी बेकार है। पर एक चीज कंफर्म करनी थी। वो अपना इन्वेंट्री खोलता है, पर यह अलग फील होता है। गेम में इन्वेंट्री स्लॉट बेस्ड सिस्टम था, जहां हर स्लॉट में एक आइटम होता था, पर यह एक बड़ा खुला स्पेस जैसा है। वो अपना हाथ इसमें गालता है और महसूस करता है कितना बड़ा है, शायद कुछ 100 स्क्वायर मीटर। वो डोंगू की बॉडी को देखता है और गेम की तरह सोचता है। वो अपना हाथ उस सुअर के चेहरे पर रखता है और सोचता है इसे इन्वेंट्री में स्टोर करे, और उसका बॉडी तुरंत खून के साथ अंदर गायब हो जाता है। ये एक बहुत काम की एबिलिटी है, वो इसे जरूर यूज करेगा। पर अगर बॉडी स्टोर हो सकती है कि जिंदा चीजें भी अंदर जा सकती हैं, और अगर नहीं तो क्या वो जिंदा रहेंगी? शायद उसे थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। रात दिन में बदलती है। बोंगू अपने काम करता रहता है, अपना रोल प्ले करता हुआ, और वो देखता है यहाँ के लोग कैसे चल रहे हैं। मुंह साफ पर लफ्जों में सिर्फ झूठ और फालतू सोच। उसे महसूस होता है कोई पीछे से आ रहा है, पर वो रिएक्ट नहीं करता। मैचेल उसके सर पर थप्पड़ मारता है। सुना है वो गूंगा हो गया। बोंगू एक्टिंग करता है और मैचेल कहता है कामचोर मत बनो और उस घोड़े को घुमाने ले जाओ। बोंगू झुकता है, अभी भी गूंगे होने का नाटक करता हुआ। मैचेल सोचता है ऐसे आदमी का क्या करें जो ठीक से बोल भी नहीं सकता। जब बोंगू घोड़े के साथ बाजार में घूम रहा होता है, वो सबको एनालाइज करता है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चलते और बोलते हैं। तभी उसे कोने में कुछ अलग दिखता है। कुछ बच्चे हैं और उनमें से एक उसके सर पर पत्थर फेंकते हैं। वो उसे स्टूपिड कहने लगते हैं, क्योंकि सुना है वो बोल नहीं सकता। पर अचानक बोंगू अपना ऑरा छोड़ देता है, जिससे घोड़ा भी बेचैन हो जाता है। एक बच्चा अपनी आंखें रगड़ता है। उसे लगता है वो गलत देख रहा है, और बोंगू वापस उसी स्टूपिड सो सैम में बदल जाता है। उसे जाते देख वो फिर पत्थर मारते रहते हैं।
बिना जाने किस डीमन से पंगा ले रहे हैं। कुछ देर बाद मैचियल गहरी सांस छोड़ता है। उस जैसे आदमी को हथियार साफ करने जैसे काम में नहीं लगना चाहिए। वो एक महान वॉरियर है। वो हरामी डोंगू भी कुछ दिनों से दिखा नहीं, कहाँ गया? शायद किसी नाली में मर गया होगा। जैसे वो हमेशा किसी से पंगा लेता था। जैसे ही वो आर्मरी का दरवाजा खोलने जाता है, वो सो सैम को बाहर आते देखता है। पूछता है वो अंदर क्या कर रहा था। सिर्फ झांक कर देखता है तो पता चलता है आर्मरी तलवारों के साथ बिल्कुल साफ है। क्या उसने सच में सब काम कर दिया? बोंगू झुककर हाँ करता है और मैचियल सोचता है मौत के करीब वाले एक्सपीरियंस के बाद यह हरामी पूरी तरह बदल गया। मेहनत कर रहा है और वो काम भी कर रहा है जो उसे बोला नहीं गया। शायद अब वो एक ठीक इंसान बन गया। बोंगू एक पाउच निकालता है जिसमें गोल्ड कॉइन्स हैं और मैचियल को दे देता है, जो जोर से हंसने लगता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया दुनिया कैसे चलती है। वो उसके कंधे पर हाथ मारकर कहता है ऐसे ही काम करता रहे और चला जाता है। बोंगू मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे पता ही नहीं वो पाउच उसके बाद की जिंदगी का किराया है। मैचियल खुशी से चल रहा है। रोज झुकने की जगह आज उसकी जेब में पैसे से भरी है, तो फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है। यांग के पास जाने की जगह वो उस दूसरी तेज लड़की के पास जाएगा जिसके बारे में सुना है, चोसियान। वो फीनिक्स टेवन की तरफ बढ़ता है जहां डोरमैन उसे गर्मजोशी से ग्रीट करता है। आज फिर से देखने की उम्मीद नहीं थी। मैचियल तुरंत कहता है चोसियान को बुलाओ और डोरमैन उसकी डिमांड से हैरान हो जाता है। डोरमैन समझ नहीं पाता क्या करे और जवाब में मैचियल उसे पैसे दिखाता है, जिससे डोरमैन तुरंत कहता है अगर वो सेकंड फ्लोर के लास्ट रूम में वेट करे तो उसकी पसंद अभी आ जाएगी। मैचियल बेचैन होकर चोसियान का इंतजार करता है और आखिर वो आ जाती है। उसे लगता है ए भी उसकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती। वो झुककर उसे ड्रिंक डालती है और जब वो उसकी कंपनी एंजॉय कर रहा होता है, दीवार की दरारों में एक जानी पहचानी आंख दिखती है। लगता है किसी तरह बोंगू खुद दीवारों के अंदर पहुंच गया है। जब मैचियल बाहर निकला, डोरमैन सोचता है उसे एक ऐसी लड़की चुननी थी जो उसकी बेटी की उम्र की है, पर पैसे तो पैसे होते हैं। अचानक एक और कस्टमर आता है जिसे वो सो के रूप में पहचानता है। सुना है वो गूंगा भी है, पर क्या उसे पता भी है वो कहाँ है? वो उसे भगा देता है, पर अचानक बोंगू कॉइन्स का बैग निकालता है और देखकर कि पैसे असली हैं, वो कहता है रूम में वेट करे, वो अभी भेजता है। पर अफसोस बोंगू यहां उन कामों के लिए नहीं आया। जब मैचियल कपड़े पहन रहा होता है, वो थकी हुई चोसियान को देखता है और सोचता है अभी भी उसमें दम है। तभी बोंगू के हाथ उसके गले के इर्द गिर्द आ जाते हैं और अपनी बैंडेजेस से उसे घूंटने लगते हैं। वो वापस लड़ने की कोशिश करता है, पूरी ताकत से नीचे धक्का देता है और वो बोंगू पर गिरता है, पर वो घूंटना जारी रखता है। मारने का थ्रिल, मैचियल की सांस का धीरे धीरे खत्म होना उसे किसी औरत से ज्यादा सुकून देता है। काम खत्म होने के बाद वो चोसियान को देखता है जो अभी भी गहरी नींद में है। वो उठकर उसके ऊपर झुकता है, उसका साफ चेहरा और उसकी हालत देखता है। वो समझ जाता है वो एक हर्बीवोर है, ना हिम्मत न ताकत अपने आप को बचाने की। वो पास की दीवार पर जाकर अपने इन्वेंट्री के स्टोर से पार्टीशन खोलता है जिससे वो रूम्स के बीच आराम से मूव कर सकता है। अच्छा हुआ उसने इसकी प्रैक्टिस की थी, फ्यूचर हंट्स में काम आएगा। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और जैसे उसने सोचा था उसे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। लगता है लोगों को मारने से ही ये मिलते हैं और काफी एक्सपीरियंस पॉइंट से वो लेवल अप करेगा, जिससे वो और स्ट्रांग हो जाएगा और स्ट्रांग होने से शिकार और आसान हो जाएगा। अगर शिकार आसान हुआ तो वो और जल्दी एक्सपीरियंस ले पाएगा। मतलब इस दुनिया में वो अनंत स्ट्रांग बन सकता है। क्या जबरदस्त गिफ्ट मिला है उसे। अपनी हालत का मजा लेने के बाद वो मॉलियल की तरफ देखता है और उसे एक पोर्ट्रेट में डाल देता है। सोचता है कितना बुरा है यहाँ कैमराज नहीं है। रूम्स के बाहर ए आखिर पहुंचती है। इतनी दौड़कर आई है कि थक गई है। डोरमैन पूछता है इतनी देर क्यों लगा दी, जल्दी अंदर जाओ। कस्टमर गूंगा हो सकता है पर उसके पैसे बिल्कुल गूंगे नहीं हैं। वो तुरंत अंदर जाती है, इतनी देर करने के लिए माफी मांगती है। अब डोरमैन और जरूरी बातों में लग जाता है क्योंकि मैचियल अभी तक बाहर नहीं आया। क्या अंदर बच्चा पैदा करने की कोशिश चल रही है? वो गला साफ करता है और धीरे से दरवाजा खटखटाता है। कहता है काफी टाइम हो गया, अब दोनों बाहर आ जाओ, रेस्ट की जरूरत है। जब कोई जवाब नहीं मिलता, डोरमैन सोचता है उसे इग्नोर कर रहे हैं और जैसे ही वो गुस्से में अंदर घुसने वाला होता है, उसे अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। वो तुरंत दरवाजा खोलता है। चोसियान शॉक में खड़ी होती है और उसके ऊपर एक ऐसा मंजर जो उसे पीछे गिरा देता है। मैचियल की लाश लटकी हुई। एनी उत्तर में है जहां हाई रिवर बहती है और बीच में यांगटी रिवर बहती है, एक बड़ा मैदान बनाते हुए। ये जमीन प्राचीन समय से अपनी उपजाऊ मिट्टी और कई लेक्स और रिवर्स के मिलन के लिए जानी जाती है, जिससे व्यापार और कॉमर्स फला फूला। जहां पैसा जमा होता है वहां चोर और बदमाश भी उतनी ही तेजी से उभरते हैं। जब अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के डाकू और विलेंस झुंड के झुंड में पहल कर तबाही मचा रहे थे, तब उन्हें रोकने के लिए कई लोग उठे और मुरिम के नियम और कोड को बनाए रखने के लिए अनहुई में कई क्लैन्स और सेक्ट्स बनाए गए। उनमें सबसे मशहूर थे नामोंग क्लैन, जो सेंट्रल प्लेन्स के 5 बड़े क्लैन्स में से एक था, और अनहुई का महान सेक्ट ट्री क्लैन।
इनसे कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, पर हार्स फैमिली की अपनी स्पेशलाइज्ड फाइटिंग फोर्स थी, क्रॉस हेवन स्वॉर्ड डिवीजन, और अपने इंटेलिजेंस और कानून लागू करने वाले ग्रुप ब्लैक क्रो स्क्वाड के साथ उनकी रेपुटेशन पूरे अनहुई में मशहूर हो गई। खासकर ब्लैक क्रो स्क्वाड की इंफॉर्मेशन गैदरिंग एबिलिटी इतनी जबरदस्त थी कि बेगर सेक्ट भी, जो इस फील्ड में सेकंड बेस्ट कहलाना भी पसंद नहीं करता, उसे मानना पड़ता है कि इस मामले में ब्लैक क्रो स्क्वाड उनसे बेहतर है। लेकिन हाल ही में वही ब्लैक क्रो स्क्वाड एक नए केस में उलझी हुई है। लीडर गिडियो को एक और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डेथ की खबर मिलती है। पिछले महीने में लगभग 100 लोग ऐसे मर चुके हैं। हमेशा से कुछ लोग जिंदगी से तंग आकर अपनी जान लेते रहे हैं, पर महीने में 1 या 2 इतने कभी नहीं। सबसे अजीब बात यह है कि सारे केसेस कितने परफेक्ट लगते हैं। हर एक केस के सबूत और हालात सीधा सेल्फ डेथ की तरफ इशारा करते हैं। पर क्या ये सच में मुमकिन है? वो अपने असिस्टेंट से पूछता है सबसे पहले कौन ऐसे मरा था, और वो बताता है क्लैन का एक आर्मरी आर्टिसन, मचिल नाम का आदमी। डियो पूछता है क्या वो ड्री क्लैन की बात कर रहा है। असिस्टेंट हाँ में सिर हिलाता है, जिससे लीडर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछता है उसने अपनी जान कहाँ ली। असिस्टेंट कहता है एक इन में, फीनिक्स टैवर्न। ये सुनते ही डियो खड़ा हो जाता है और कहता है चलो। असिस्टेंट कहता है स्क्वाड लीडर को खुद जाने की जरूरत नहीं, पर डियो जानता है उसे खुद देखना पड़ेगा। जब वो वहां पहुंचते हैं, डोरमैन उन्हें उस रूम तक ले जाता है जहां सब हुआ था। वो बताता है चोजियन ने मचिल को छत से लटका हुआ देखा था जब वो उसके साथ खत्म कर चुकी थी। डियो सोचता है क्या ये सारी डेथ्स एक लंबी मर्डर चेन हो सकती हैं? किलर इस रूम में आया कैसे और इस आदमी को कैसे मारा? वो दरवाजा खोलता है और हर कोने को ध्यान से देखने लगता है, पर किसी कल्प्रिट के बिना देखे अंदर आने का कोई रास्ता नहीं। फिर उसे याद आता है ये जगह कैसे बनी होती है। अगर दीवार की तरह लगे ये लकड़ी के लॉग्स निकाले जाएं तो एक फ्री पैसेज बन सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ये कभी निकाले ही नहीं गए। वो डोरमैन से पूछता है क्या बिना रूफ हटाए ये लॉग्स निकाले जा सकते हैं, और वो तुरंत मना कर देता है। ये लॉग सीलिंग और फ्लोर बीम्स के ग्रूव्स में सेट होते हैं। इन्हें तोड़े बिना या बीम्स निकाले बिना बाहर नहीं निकाला जा सकता। डियो को डाउट होने लगता है क्या ये सच में मर्डर था, और पूछता है क्या बगल वाले रूम में कोई था। डोरमैन कहता है हाँ, गेस्ट लगभग मचिल के साथ ही आया था। वो ड्री क्लैन का सोसाम था। जब बोंगसू घोड़े के साथ चल रहा होता है, वो अपने स्टैट्स देखता है। कल जिस आदमी को उसने मारा था उससे उसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिला था पहले वालों से, मतलब वो मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा। लगता है जितना स्ट्रांग आदमी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन अभी किसी प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट से लड़ गया तो पक्का हार जाएगा। सबसे कमजोर वॉरियर भी उससे काफी स्ट्रांग है, इसलिए उसे ऐसे शिकार चाहिए जो कॉमनर और मार्शल आर्टिस्ट के बीच का गैप हो, बिल्कुल उस हरामी जैसा जिसे उसने कल मारा था। चलते हुए कोई उसका नाम लेकर बुलाता है, कहता है पिछली बार से काफी हैंडसम लग रहा है, पर एल्डर्स को मिलते वक्त ठीक से ग्रीट करना चाहिए। जब वो सोचते हैं क्या वो इग्नोर कर रहा है, बोंगसू सोचता है क्या ये सड़क के गुंडे हैं। चाहे सोसाम कितना भी लूजर था, वो क्लैन का मेंबर तो था ही। क्या वो सच में ऐसी जिंदगी जीता था जहां ऐसे बेकार लोग उसे दबाकर रखते थे? अचानक एक बैंडिट उसके बाल पकड़कर खींच लेता है, कहता है थोड़ी प्राइवेट बात करनी है। खींचते हुए बोंगसू सोचता है क्या यही इन्हें मारकर सुसाइड जैसा दिखा सकता है। अगर बॉडीज इन्वेंट्री में डालकर कहीं और फेंक दे तो शायद, पर नहीं, अगर सीन बन गया तो पकड़े जाने का रिस्क है। वैसे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो वो पिटाई खा लेगा और बाद में इनसे निपट लेगा। जैसे ही बैंडिट उसे मारने वाला है, क्योंकि वो इतना मोटा और सुंदर हो गया है, पीछे से कोई आता है और कहता है रुक जाओ, उसने कहा था उसे ठीक से लाना, क्या नहीं कहा था? बैंडिट्स तुरंत जांग हो को देखकर डर जाते हैं, जो बोंगसू के घोड़े के पास जाता है और कहता है कितना बढ़िया जानवर है। उनके डार्क सोसाइटी का लीडर घोड़ों का दीवाना है। वो सोच रहा था इस घोड़े को गिफ्ट करे। क्या कहता है? उसकी खुली किलिंग इंटेंट देखकर बोंगसू समझ जाता है उसका प्लान उसे मारकर घोड़ा ले जाना है, पर उसने गलत शिकार चुना है। जांग हो पास आता है, कहता है इतना सोचने के बाद भी वो 2 बार नहीं पूछता। बोंगसू पूछता है फिर सीधा मार क्यों नहीं देता? बैंडिट्स उसके बोलने पर हैरान हो जाते हैं। बोंगसू अपना हाथ आगे करता है और इन्वेंट्री एक्टिवेट करता है, जिससे एक ब्लेड निकलकर सीधा जांग हो के गले में घुस जाता है, बिना उसे रिएक्ट करने का मौका मिले। अचानक सीन वायलेंट एनर्जी से भर जाता है। बोंगसू लेवल अप हो चुका है और वो बैंडिट्स की तरफ बढ़ता है। उसका ऑरा 100 गुना बढ़ गया है। बैंडिट्स समझ जाते हैं भाग नहीं सकते, तो सब मिलकर इस डीमन पर टूट पड़ते हैं, पर ज्यादा देर नहीं लगती। आखिरी बैंडिट डर के मारे गली में भाग जाता है, सोचता है ये चीज क्या है। जैसे ही वो स्ट्रीट तक पहुंचने वाला होता है, उसका पैर उड़ जाता है, पर वो यहाँ लूजर की तरह नहीं मर सकता। ह्यूमन मनी प्रिंटर, सब उस पर हंसेंगे और उसे पीटेंगे जब वो पैसे देगा। वो तो बस थोड़ा फेवर करके आसान पैसे कमाना चाहता है। बोंगसू उसे लात मारकर बेहोश कर देता है और उसे अंधेरी गली में घसीट कर ले जाता है, जहां सूरज और दुनिया की अच्छाई कभी नहीं आती। कुछ देर बाद वो आदमी होश में आता है, जोर से सांस लेते हुए पूछता है डीबन यहाँ क्यों है? उसे पता है गलती हो गई ये कहकर, और बोंगसू उसके गले पर ब्लेड रखकर पूछता है वो जो ज्यादा अकड़ रहा था कौन था? बैंडिट कहता है क्या जांग हो की बात कर रहा है? बोंगसू हाँ करता है। वो कह रहा था वो कहीं से है।
बैंडिट कहता है वो ब्लैक सोसाइटी से है। ये बोंगयांग की ब्लैक एलीज को कंट्रोल करने वाले ईवल सेक्ट्स में से एक है। जांगो वहां का एक एग्जीक्यूटिव था। बोंगसू समझ जाता है, पर उसने लीडर का जिक्र किया था ना। बैंडिट जल्दी जल्दी बताता है ब्लैक सोसाइटी का लीडर बांग पोयोम है। उसी हरामी ने जांगो को उसे मारकर घोड़ा चुराने को कहा था। बोंगसू समझ जाता है ये विकेट सेक्ट्स एक हायरार्की में चलते हैं और एक बॉस होता है, बिल्कुल इस दुनिया के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स की तरह। बोंगसू कहता है उसने अच्छा किया, और अगर वो उसे सब कुछ बता दे विकेट सेक्ट्स के और ब्लैक सोसाइटी के बारे में, तो शायद वो उसे जिंदा छोड़ दे। बैंडिट खुश हो जाता है ये सुनकर, पर नेचुरली सब बताने के बाद बोंगसू उसे मार देता है और इन्वेंट्री में डाल देता है। ये सबका आखिरी था। वो बैठकर आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनालाइज करता है। विकेट सेक्ट्स, वो कॉमनर और मार्शल आर्टिस्ट के बीच के लेवलिंग फॉर्डर ढूंढ रहा था और उसे बिल्कुल परफेक्ट टारगेट्स मिल गए। अब से वो इनका शिकार करने की तैयारी करेगा। वो लेवल अप भी हो गया और इसके साथ उसकी पुरानी इंजरीज बिल्कुल गायब हो गई। हाथ और बॉडी के स्कार्स भी मिट गए। क्या ये तब भी काम करेगा अगर दिल या दिमाग डैमेज हो? शायद अगर वो लेवल अप के करीब हो तो थोड़ा रिस्क लेकर टेस्ट कर सकता है। और वो लाइट भी थी, लेवल अप के वक्त पूरी गली में चमक गई थी। ये एक प्रॉब्लम है, फ्लैशी है और अनवांटेड अटेंशन खींच सकती है। उसे इसे छुपाना होगा और इन्वेंट्री को जिससे वो मार रहा है। शिकार के बीच छुपा हुआ शिकारी आम दिखना चाहिए। जब कोई सबके जैसे ही लगता है तब वो सबसे बड़ा हंटर बनता है। उसे हंट खत्म होने के बाद ही लेवल अप करना चाहिए। घोड़े की रींस पकड़कर वो गली से बाहर निकलता है। सोचता है अगर जांगो ज्यादा सावधान या स्ट्रांग होता तो वो मुसीबत में पड़ जाता। लगता है उसका गूंगा कैमोफ्लाज अब काफी नहीं। उसे बिना किसी को पता चले जल्दी स्ट्रांग बनना होगा, ज्यादा पावरफुल बीस्ट्स को मारकर। जैसे ही वो ये सोच खत्म करता है, डीओ उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है कि अब मचिल को उसने मारा, और तुरंत अपने हाथ में ची भर देता है। इससे थोड़ी देर पहले बोंगसू को एक क्रिटिकल सिस्टम एरर मिला था। गेम को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा पर मुमकिन है। ये उसे लेवल 2 पे पहुंचते ही मिला था। असल में वजह शायद वो खुद है। उसे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, फिर भी गेम सिस्टम उसके साथ चल रहा है। ये टकराव कभी ना कभी प्रॉब्लम लाता ही। पर फिर सोचा जाए क्या उसका यहाँ होना ही सबसे बड़ा एरर नहीं? क्योंकि इस पर सोचने का कोई फायदा नहीं था। उसने वो टैब बंद कर दिया और मेन इंटरफेस पर गया, जहां उसने स्टैट्स देखे जो पहले सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स थे, अब गेज बार्स बन गए हैं। शायद एक और एरर, या रियलिटी को गेम की तरह नाप नहीं सकते। वो स्किल टैब खोलता है जहां स्लैश, थ्रस्ट, ब्लॉक और स्ट्राइक जैसे स्किल्स दिखते हैं। ये कॉमन पैसिव स्किल्स हैं जो हर प्लेयर को कैरेक्टर बनाते वक्त मिलते हैं। पर ये स्पिरिटाइज स्किल क्या है? उसने इसे कभी पहले नहीं देखा। इसका कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं। ये हो क्या सकता है? अचानक एक्टिवेशन कंडीशन पूरी हो जाती है क्योंकि उससे कम से कम 10 लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी 20 मीटर के अंदर आ गया है और वो मीटर्स कम होते जा रहे हैं। बोंगसू समझ जाता है ये कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम है, तो वो खड़ा हो जाता है। सोचता है शायद दुश्मन न हो। ड्री क्लैन में घुसने की हिम्मत कम लोग करते हैं, और अगर कोई घुसा भी होता तो इतना धीरे नहीं आता। मतलब जो आ रहा है वो क्लैन के अंदर का ही कोई मास्टर है। उसे नहीं पता 10 लेवल का गैप कितना बड़ा होता है, पर लेवल 2 तक पहुंचने में जितनी मेहनत लगी, डिफरेंस तो बहुत बड़ा होगा। कितने सिविलियंस मारने पड़ेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए? 1000, 10,000? जो आदमी आ रहा है वो उन सब रूहों के बराबर स्ट्रांग है, और क्लैन में सबसे ज्यादा मुमकिन कौन है वो जानता है। डाओ बिना नॉक किए दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और बोंगसू तुरंत कंफ्यूज्ड बनकर रिएक्ट करता है। तभी डीओ उसके कंधे पर हाथ रखता है। बोंगसू बेवकूफ बनने का नाटक करता है, पर डीओ फिर भी पूरे जोश से अपना की उसके पूरे शरीर में दौड़ा देता है, जैसे उसकी रूह तक महसूस कर रहा हो। लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स बिल्कुल खाली होती है। वो हाथ हटा देता है, एक सांस छोड़ता है और मुड़कर चल पड़ता है। जाते वक्त बोंगो उन्हें किलिंग इंटेंट से देखता है। एक नया टारगेट मिल गया है जिसे वो एक दिन जरूर मारेगा। डीओ का असिस्टेंट पूछता है बिना ठीक से इंटेरोगेशन किए वो अचानक क्यों चले गए? क्या वो लड़का सस्पिशियस नहीं था? डीओ था, इसीलिए उसने उसके शरीर में ची डालकर उसकी पल्स चेक की थी। अगर उसने बेसिक से बेसिक मार्शल आर्ट भी प्रैक्टिस की होती तो उसका कोई ना कोई ट्रेस जरूर मिलता, पर वो बिल्कुल खाली था। इंटरनल एनर्जी का एक कतरा भी नहीं, बस एक आम लड़का जिसे मार्शल आर्ट्स का कोई स्पर्श तक नहीं। अब वो सोचने लगता है क्या वो लोग सच में मर्डर नहीं हुए और वाकई खुद ही मर गए? अगर ये सच में एक प्लेग है तो ये खत्म होने से पहले कितनी जान ले लेगा? उस रात जब चांद सबसे ज्यादा चमक रहा था और डीओ के डर के बिल्कुल उलट सुसाइड प्लेग शहर से गायब हो गया और उसकी जगह एक नई तरह का स्लॉटर शहर में फैलने लगा। एक और ऐसी ही भारी रात में जब हल्की बारिश हो रही थी, एक टैवर्न के अंदर दो दोस्त ड्रिंक के साथ बात कर रहे होते हैं। एक पूछता है क्या उसने न्यूज सुनी? दूसरा पूछता है क्या वो नेमलेस हीरो की बात कर रहा है, क्योंकि आजकल सब उसी की बात कर रहे हैं। पहला कहता है लॉर्ड नेमलेस हीरो, वो आदमी सब विकेट सेक्ट्स का सफाया कर रहा है। दूसरा उसे धीरे बोलने को कहता है, कोई सुन लेगा, पर पहले को फर्क नहीं पड़ता। व्हाइट टाइगर हॉल और रेड वुल्फ क्लैन जैसे बड़े बड़े विकेट सेक्ट्स आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। दूसरा कहता है एक अभी भी बचा है, ब्लैक सोसाइटी, और अगर उन्होंने सुन लिया तो बुरा होगा। पहला कहता है उनकी बारी भी जल्दी आएगी, उनका ग्रेट नेमलेस हीरो उन्हें भी टुकड़े टुकड़े कर देगा।
बोंगू टैवर्न से बाहर निकलता है, उस नशे में डूबे आदमी की बातें सुनकर, पर उसके लिए कोई मतलब नहीं। वो अंधेरी रात में अपने अगले स्लॉटर की तरफ बढ़ता है। गेट पर खड़ा गार्ड थोड़ा झपकी ले रहा होता है, पर उसका सुपरवाइजर चुपके से पीछे आकर उसके सर पर मारकर पूछता है क्या वो सच में सो रहा है। उसे संभलना चाहिए। उसे पता नहीं नेमलेस हीरो अभी रैम्पेज पर है। वो उनके 3 राइवल सेक्ट्स का सफाया कर चुका है, अब सिर्फ वो ही बचे हैं। जब वो जवाब नहीं देता, सुपरवाइजर गुस्से में और एक थप्पड़ मारने जाता है, पर गार्ड का सर पहले ही उड़ चुका होता है। उसका खून गीली जमीन पर फैल रहा होता है। सुपरवाइजर घबराकर तलवार निकालने की कोशिश करता है, पर उसे पता है देर हो चुकी है और उसका सर धीरे धीरे नीचे गिरता है, उस गार्ड के बराबर जिसे वो डांट रहा था। बोंगू कुछ पल उन्हें देखता है, फिर गेट खोलता है और बिना किसी डर के अंदर चला जाता है। अचानक तीरों की बारिश होती है और वो बच जाता है। देखता है पूरा सेक्ट उसका इंतजार कर रहा है। उनमें से एक कहता है उन्हें पता था वो रात में ही आएगा, बिल्कुल चूहे की तरह। सब कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। बारिश भी जैसे रुक सी जाती है। दोनों तरफ हमले के लिए तैयार। जैसे ही फिर गरज होती है, सेक्ट एक साथ उस पर टूट पड़ता है, पर उसकी तलवार अचानक उसके दुश्मनों के खून जैसी लाल हो जाती है जब वो स्वीपिंग ऑफ 1000 आर्मीज एक्टिवेट करता है। एक इतना बड़ा स्लैश छोड़ता है कि एक ही बार में दर्जनों लोग गिर जाते हैं। फिर वो उनकी लाइंस में तबाही मचाना चला जाता है। वॉरियर्स पीछे मुड़कर अपने स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरफ देखते हैं सपोर्ट के लिए, जो अपनी भर्ची के साथ चार्ज करता है, उसका सर लेने की कसम खाकर। पर बोंगू एक नीचे रैंक के वॉरियर को पकड़कर उसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर पर दे मारता है और दोनों को एक ही वार में छेद देता है। जब वो दर्द फैलाने में लगा होता है, पीछे से एक और स्ट्रॉन्ग वॉरियर भर्ची लेकर चार्ज करता है, पर बोंगू बस उसकी तरफ देखता है, तलवार तक नहीं हटाता। इन्वेंटरी यूज करके उसका सर बीच से काट देता है। जैसे ही बोंगू उस आदमी को मरते हुए देख रहा होता है, एक और आता है और सच में उसे छेद देता है, जिससे बोंगू जमीन पर गिर जाता है। आखिर उस पर वार लग ही गया। वो उसके लोगों को रोटी की तरह काट रहा था, इसीलिए उसे लगा वो कोई शैतानी जानवर है, पर आखिर वो एक इंसान ही है ना, एक इंसान जिसे वो हजारों की तरह मार सकते हैं। मदद के लिए चीखने या घबराने के बजाय बोंगू अपनी अंदर घुसी तलवार के टुकड़े निकाल देता है और अपनी टोपी भी उतार देता है। लीडर कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा डर भी जाता है, क्योंकि वो हंस रहा है। बोंगू और ज्यादा जुनून से चार्ज करता है, क्योंकि जब जिंदगी दांव पर होती है तो सब कुछ और मजेदार लगता है। धीरे धीरे चीखें खत्म होने लगती हैं। बाहर एक कमजोर और डरपोक वॉरियर सोचता है क्या वो सब एक ही आदमी से मर जाएंगे। वो बस लोगों से पैसे निकालते थे, थोड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियां और शराब बेचते थे, और बस उन्हीं लोगों को मारते थे जिसे सब कम समझते थे। वो सबको कोसता है। दुनिया में उनसे भी बुरे लोग भरे पड़े हैं, पर उनके साथ ही क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्ट्रांग है और वो आसान टारगेट। वो जानता है उसे मारना होगा। जहां वो छुपा है, ये बैक पाथ सीधा लीडर के एस्टेट पैराडाइज मैनर तक जाता है। बस वेट करना है। अंधेरे का फायदा है। जैसे ही सेक्ट से बाहर कोई आता दिखता है, वो फायर का ऑर्डर देता है और 100 तीर उस तरफ उड़ते हैं। वो सोचते हैं क्या वो सच में मर गया, पर अचानक पीछे खड़े सारे शूटर्स एक एक करके गिरने लगते हैं। जमीन खून से भर जाती है। ये देखकर उसका शरीर खुद तलवार निकाल लेता है। पूछता है क्या वो नेमलेस हीरो है? उन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना गलत था? बोंगू जवाब नहीं देता, बस उसे वैसे देखता है जैसे भेड़िए भेड़ को देखते हैं। वो आदमी कुछ बोल भी नहीं पाता और बोंगू उसका सर काट देता है, क्योंकि उसे सिर्फ उनकी जान चाहिए। पूरा सेक्ट तबाह हो चुका है, सिर्फ लाशें बची हैं। और अब लीडर ऑफ ब्लैक स्नेक सेक्ट बैंग पू योम। सबसे पहले वो व्हाइट टाइगर यूनिट के पीछे गया। जैलियोंग को मारकर वो लेवल अप तो हो गया था, पर अभी भी ब्लैक फैक्शन मेंबर्स के सामने वीक था। इसलिए वो उन्हें फंसाता, एम्बुश करता, कभी आग लगा देता। ये सब उसके तरीके थे। जब तक व्हाइट टाइगर यूनिट लीडर अलर्ट होता, आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे। इस प्रोसेस में ऑफिशियल्स और टाउन्स पीपल ने उसे और उसकी किलिंग स्प्री को एक नाम दे दिया, नेमलेस राइचस सोर्ड्समैन। ये नया मास्क मिलने के बाद अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस को खत्म करना और आसान हो गया। जब उसने व्हाइट टाइगर यूनिट लीडर को मारा, वो लेवल 5 पर पहुंच गया और उसे अपनी पहली एक्टिव स्किल मिली, चिंगोंग और 3 फोर्सेस सोर्ड आर्ट। वो बहुत खुश था, क्योंकि अब वो सीधा ब्लैक फैक्शन मेंबर्स का सामना कर सकता था। उसी वक्त बच्चे नेमलेस राइचस सोर्ड्समैन की नकल करके खेलने लगे और रेड वुल्फ गेट भी इस दुनिया से मिट गया। अब बोयांग में सिर्फ एक अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन बचा था, ब्लैक सोसाइटी। ब्लैक सोसाइटी का लीडर अपने एस्टेट में बैठा सब कुछ सुन रहा है, पर उठता नहीं। बिजली चमकती है और बोंगू उसके सामने आ जाता है। वो पूछता है क्या वो नेमलेस सोर्ड्समैन है जिसने उसके लोगों का सफाया किया? बोंगू कुछ नहीं बोलता है और योम कहता है इंसाफ की तलवारबाज के लिए वो काफी कस के लपेटा हुआ है ना। बोंगू कहता है वो ऐसा नहीं है। योम सोचता है फिर क्यों अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस का शिकार किया, पर उसके चेहरे को देखकर, एक असली हंटर का चेहरा देखकर, वो हंस पड़ता है। कहता है उसने सबको अच्छा बेवकूफ बनाया। बोंगू कहता है उसने किसी को धोखा नहीं दिया, लोग बस वही मानते रहे जो वो मानना चाहते थे। योम धीरे से अपनी तलवार उठाता है और कहता है वो सबसे इंटरेस्टिंग आदमी है जिससे वो मिला। आज अगर उसे मौत की नदी पार करनी पड़ी तो भी उसे पछतावा नहीं होगा। फिर इंतजार किस बात का? चाहे राइचस सोर्ड्समैन हो या नहीं, वो उसे मारने ही आया है।
योम की समझदार और सालों से साधी हुई नीली औरा और बोंगू की जंगली और खूनी औरत टकराती हैं, और जैसे ही उनके बीच एक बारिश की बूंद गिरती है, दोनों एक साथ चार्ज करते हैं। तलवारें जोर से टकराती हैं। बोंगू पुश करने की कोशिश करता है, पर योम की टेक्निक उसे एक हल्का कट दे देती है। फिर बोंगू कंट्रोल वापस लेता है और तलवार जमीन पर टिकाता है, पर योम इसे ओपनिंग समझता है। वो एक वाइड स्विंग करता है। बोंगू सोचता है तलवार छोटी है और उस तक नहीं पहुंचेगी, पर वो सच में लग जाता है, जिससे उसे बॉडी घुमाकर पीछे गिरना पड़ता है ताकि उसका हाथ पूरी तरह न कट जाए। फिर भी उसका जख्म नॉर्मल से ज्यादा खून बहा रहा है, और जैसे योम ने पहले सोचा था उसका शरीर परफेक्ट कंडीशन में नहीं, वो फिर से चार्ज करता है और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तलवार बोंगू से टकराता है, जो नोटिस करता है वो सिर्फ उसके जख्मों को टारगेट कर रहा है। इस स्पीड से वो पक्का हार जाएगा, तो चाहे उसे अपना गोश्त ही कुर्बान क्यों न करना पड़े, उसे जीतना होगा। योम उसे सोचते देखकर पूछता है क्या चल रहा है उसके दिमाग में इस लड़ाई के बीच, और बोंगू 3 फोर्सेस सोड आर्ट के साथ चार्ज करता है। पर योम इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो अचानक एक विप सोड निकालता है जो बोंगू के हाथ के इर्द गिर्द लपेट जाती है और रिएक्ट करने से पहले ही उसका हाथ काट देती है। ये काफी इफेक्टिव रहा। पहली बार विप का सामना कर रहा है ना। बोंगू फिर भी हार नहीं मानता। वो चिंगोंग यूज करके योम के पेट पर लात मारता है, जिससे बूढ़ा अपने घर में जा गिरता है। पर यह खत्म नहीं हुआ। बोंगू की आंखों के सामने हवा में हजारों सांप उभरते हैं, एक साथ जुड़कर एक विशाल रूप लेते हुए। प्योर चीज से बना एक विशाल सरपेंट। योम कहता है वो झूठ नहीं बोलेगा। उसे अजीब लगता है, वो अपने शरीर को बेट की तरह यूज करने में हिचकिचाता नहीं। ये मार्शल आर्टिस्ट का तरीका नहीं, ये असैसिन या हंटर का तरीका है। क्या उसे पता है लाइफ और डेथ सिचुएशन में जितना ज्यादा छुपा होता है उतना फायदा होता है। उसके पास ज्यादा छुपा हुआ है और बोंगू के पास कम, इसीलिए वो हारेगा। बोंगू अपनी तलवार तैयार करता है, पर योम जानता है उसके पास और मूव्स नहीं बचे। वो अपनी विप को घुमाता है, बिजली की तरह हवा में गिराता हुआ। बोंगू रिएक्ट नहीं करता, बस जितना स्टेबल रह सकता है रहता है। योम कहता है वो मर सकता है और उसके साथ नेमलेस हीरो की कहानी भी खत्म हो जाएगी। सांप के गिरने से पहले बोंगू एक अंधी सी किक के साथ आगे बढ़ता है, इतनी धूल उड़ाता है कि योम की नजर बंद हो जाए। योम इसे बेकार समझकर अपनी विप घुमाता है और किसी चीज पर लगती है। उसे लगता है उसने दुश्मन को पकड़ लिया। वो हंस पड़ता है, पर जल्द ही समझ आता है उसने अपनी ही एक मेंबर को मारा जो डीकॉय था। असली कहाँ है? बोंगू हवा में ऊपर है और 3 फोर्सेस सोड के सेकंड फॉर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। योम बहुत देर से नोटिस करता है और बोंगू जबरदस्त स्पीड से आगे थ्रस्ट करता है। फिर भी योम अपना राइट हैंड कुर्बान करके स्ट्राइक का कुछ हिस्सा रोक लेता है। चीख कर वह दर्द में चिल्ला पड़ता है और बोंगू हैरान हो जाता है कि उसने सिर्फ एक पल में ब्लेड को रोक दिया। वो समझ गया था कि वार उसके दिल पर था। योम चीखता है ये अभी खत्म नहीं हुआ और अपनी विप उसके सामने घुमा देता है, जिससे बोंगू को अपनी तलवार निकालनी पड़ती है। पर योम उसे निकलने नहीं देता। वो उसकी तलवार को जितनी जोर से पकड़ सकता है पकड़ लेता है। बोंगसू इन्वेंट्री यूज करता है और योम की तलवार के सामने बॉडीज का एक ढेर गिरा देता है उसके अटैक को रोकने के लिए। घुटनों पर गिरते हुए योम सोचता है उसने ऐसा कुछ देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या मतलब वो अभी भी अपने पास और चीजें छुपा कर रखा है? पर बोंगसू कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ उन लोगों की लाशें जिनको वो कभी लीड करता था। वो गुस्से में अपनी विप घुमाता है, ब्लेड्स का तूफान बन जाता है और वो चिल्लाता है कि लाशों का यूज करके लड़ना एक पागलपन है। अचानक एक तीर उसकी तरफ आता है। योम मुश्किल से बच पाता है, फिर भी वो चिल्लाता रहता है, कहता है गंदी ट्रिक्स बंद करें और सामने आकर लड़ें। अचानक एक और तीर पीछे से आता है जो उसकी स्किन काट देता है। अब उसे समझ आने लगता है वो किस हालत में है। वो खुद यहाँ शिकार है। वो महान बैंगोम रात के अंधेरे में कुछ हिला हुआ देखता है और झटके से वार करता है, पर तुरंत समझ जाता है ये एक और लाज थी। आखिरी बार चीखता है और तभी बोंगसू की तलवार उसके दिल को 2 टुकड़ों में चीर देती है। उसके साथ ही नरक से उसका नाम पुकारते हुए जैसे गूंज उठते हैं। जब बोंगसू तलवार बाहर निकालता है, योम कहता है उसने आखिर अपना मकसद पा लिया। उसने बोंगयांग के हर ब्लैक सोसाइटी मेंबर को मार दिया। पर क्यों? बोंगू पूछता है क्या इतनी सीधी बात के लिए कोई रीजन चाहिए? इंसान हमेशा से दूसरे इंसान को मारते आए हैं, जब वो बंदर जैसे लगते थे तब से लेकर आज तक। क्या यहाँ अलग है? स्ट्रांग हमेशा वीक को कुचलते और लूटते हैं। इस बार बस वो स्ट्रांग था। योम की मौत के बाद पूरी वैली रोशनी से भर जाती है। जब बोंगसू फिर लेवल अप करता है, वो अपनी तलवार साफ करता है और सोचता है बोंगयांग के हर ब्लैक सोसाइटी मेंबर के मरने के साथ उसकी तैयारी पूरी हो गई। अब वो अगले स्टेज पर जाएगा जहां स्ट्रांग और स्ट्रांग होंगे और शिकार और चालाक। अब वक्त आ गया है मुराम्स जोंगहू जाने का। बिजली गीली जमीन पर गिरती रहती है। एक बड़े और डरावने हॉल के अंदर चेहरे ढके लोग एक आदमी की सेवा में लाइन में खड़े हैं। उसकी आवाज भारी है। वो पूछता है ऑर्थोडॉक्स डिमोनिक वॉर्स में कितना टाइम बाकी है? एक कहता है बस 2 साल। ये सुनकर लीडर सोचता है अब ग्रैंड प्लान धीरे धीरे शुरू करने का वक्त आ गया है। वो ग्वांग वू को बुलाता है और पहली स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने को कहता है।
अगले दिन जब धूप सड़कों पर चमक रही होती है, बोंगसू अपनो नाटक जारी रखता है। घोड़े को घुमाते हुए वो 3 दोस्तों को नेमलेस स्वर्ड्समैन की बात करते सुनता है, कैसे उसने आखिर ब्लैक सोसाइटी का सफाया कर दिया, जिससे मर्चेंट्स और कॉर्टिजन्स में हंगामा मच गया। उन्हें लगा ही नहीं था वो सच में उन्हें मिटा देगा। पहला दोस्त कहता है उसे नेमलेस राइटियस स्वर्ड्समैन कहना चाहिए, उसने इतना सब किया। पर तीसरा इतना श्योर नहीं, चाहे वो हीरो हो, क्या ऐसे लोगों को बस मार देना ठीक है? पहला उसे चुप रहने को कहता है और सोचने को कहता है उन हरामियों ने अब तक क्या क्या किया, उन्हें जिंदा चबा जाना भी कम सजा होती, वो सच में मरने लायक थे। दूसरा कहता है ना सरकार और ना ही वो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन सेक्ट्स कभी उन जैसे आम लोगों की परवाह करते थे। आखिर में नेमलेस स्वर्ड्समैन ही था जो उनके लिए खड़ा हुआ। तीसरा मान जाता है, सच है, अगर वो ना होता तो कौन खड़ा होता? पहला दोस्त बाहर भागकर नेमलेस स्वर्ड्समैन को पुकारता है, उसे लंबी जिंदगी की दुआ देता है ब्लैक फैक्शन को भगाने के लिए। ये देखकर बाकी 2 भी चीयर करते हैं। धीरे धीरे पूरी स्ट्रीट में लोग वही करने लगते हैं, जश्न मनाने लगते हैं। पोंगू को कुछ महसूस नहीं होता, वो सोचता है अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया। उस रात जब वो स्टेबल में वापस आता है, सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि अंदर एक हाई लेवल एनिमी है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है, डेइयो को देखता है और उसके पास डानरी क्लैन का हेड, फ्लाइंग हेवनली डीमन स्वॉर्ड डानरी चियानवू। वो तुरंत झुक जाता है, पूछता है वो यहाँ क्यों है। चियानवू घोड़े के पास जाता है और कहता है अब उसे अलविदा कहने का वक्त आ गया। डेइयो देखता है और हैरान होता है, वो हवा में तैर रहा है। वो कहता है आने वाली फुल मून पर नामोंग क्लैन हेड की दूसरी बेटी की शादी है। डेइयो पूछता है क्या वो अपना प्यारा घोड़ा गिफ्ट में भेजने को श्योर है, पर चियानवू कहता है ये तो डिसाइड हो चुका है, अगर वो अपने बच्चों में से किसी एक को भी भेज सकता तो और भी करता। डेइयो पूछता है क्या ये मैरिज प्लेज के लिए है, द 9 बाउ सेरेमनी। चियानवू कहता है क्या वो क्लियर नहीं था, क्या एक स्ट्रीम क्रॉस करना आसान नहीं जब 2 लकड़ियां रख दी जाएं एक की जगह। डेइयो कहता है नामोंग क्लैन शायद उन दोनों को ना चाहे, जिससे चियानवू समझ जाता है इसीलिए उसे बुलाया था। उसे फर्क नहीं पड़ता वो कैसे करेगा, पर ये होगा। धमकी देकर वो कहता है कल ही निकलना है, उसके पास बहुत काम है और ये झुकने वाला भी साथ जाएगा, घोड़े को संभालने के लिए जरूरी है। क्लैन लीडर के जाने के बाद डेइयो देखता है सैम उठकर कपड़े झाड़ता है, उसका एक हिस्सा अभी भी शक में है। अगले दिन जब बोंगू रवाना होने की तैयारी करता है, वो सोचता है प्रॉपर मार्शल आर्ट्स कैसे सीखे। उसने फैमिली वॉरियर्स और लीडर्स की मूवमेंट्स देखकर कॉपी करने की कोशिश की, पर वो बस नकल थी। सबसे खराब ऑप्शन सीक्रेट मैनुअल से सीखना और बेस्ट ऑप्शन किसी मास्टर से सीधा सीखना, पर किसी का डिसाइपल बनना आसान नहीं। इस दुनिया में वो 18 साल का हो चुका है और सुना है इस उम्र में मार्शल आर्ट्स सीखना मुश्किल होता है। पर सिचुएशन ठीक हो गई क्योंकि अब उसे नामोंग क्लैन तक पहुंच मिल रही है, सेंट्रल प्लेन्स के 5 बड़े क्लैंस में से एक और एनीमे एब्सोल्यूट पावर वाली फैमिली। यहाँ जरूर कोई रास्ता मिलेगा और काफी स्ट्रॉन्ग शिकार भी। जब पूरा ब्लैक क्रो यूनिट असेंबल हो जाता है, डैनो को बताया जाता है और सो सैम को वहां देखकर वो पूछता है कौन नहीं आया। एक सोल्जर कहता है सब आ गए सिवाय यंग मास्टर और यंग लेडी के। डेइयो गुस्से में दांत खींच लेता है, गैंगहाई शायद किसी टैवर्न में किसी औरत के साथ है और हुई को सबॉर्डिनेट्स के साथ ट्रैवल करना पसंद नहीं, वो बाद में आएगी। वो सिग्नल देता है निकलने का, पर अचानक उसे पास में कुछ महसूस होता है और सबको रुकने को कहता है। एक टैवर्न से धूल का तूफान निकलता है और डेइयो सांस भरता है, लगता है ये गैंगहाई ही है। वो चियानवू का बड़ा बेटा है, मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी, जबरदस्त टैलेंट और समझ वाला। स्किल के हिसाब से वो नामोंग क्लैन का आउटर डिसाइपल बनने लायक है, पर प्रॉब्लम उसका कैरेक्टर है। वो शराब और औरतों का दीवाना, एक बेकार आदमी जिसके पीछे बुरी अफवाहें लगती रहती हैं। जब डेइयो उस टैवर्न की तरफ बढ़ता है, सोचता है वो किसी को मार रहा होगा, तभी एक हरे एनर्जी का झटका बाहर आता है और गैंगहाई बिल्कुल हारा हुआ बाहर गिरता है। वोंगू का सिस्टम वॉर्न करता है एक पावरफुल एनिमी के बारे में। गैंगहाई अपने एनिमी को धमकाने की कोशिश करता है, पर वो परवाह नहीं करता और फिर वार करता है। सब शॉक में है सिवाय बोंगसू के, जो समझ जाता है ये एक मास्टर है और बहुत ज्यादा स्किल वाला। जब वो मास्टर हवा में पैर रखकर दबाता है, डेइयो उसे तुरंत रोकने को कहता है। मास्टर पूछता है वो कौन है और अपनी ऑरा छोड़ता है, जिससे सब वहीं जम जाते हैं। डेइयो अपना परिचय देता है और कहता है जिसे वो सता रहा है वो डांडरी क्लैन का यंग मास्टर है, अगर उसने पैर नहीं हटाया तो वो चुप नहीं रहेगा। बोंगू सोचता है इन्हें पता ही नहीं वो कौन है, एक अनजान आदमी ब्लैक प्रो यूनिट लीडर के लिए जो आने मुराम के बारे में सब जानता है। ये पक्का बाहर से आया कोई मास्टर है, यहाँ के लोग मिलकर भी इसे हरा नहीं सकते, कम से कम वो नहीं मरेंगे, क्योंकि कोई शेर कीड़े को मारने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाता। मास्टर अपना कान साफ करता है और पूछता है डांडरी क्लैन क्या है, कोई मीठे खाने की चीज? डेइयो इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेगा, पर मास्टर सच में नहीं जानता क्या ये डांडरी क्लैन कोई मीठा है या कोई चीज जिसे वो कुचल दे। डेइयो का सब्र टूट जाता है, वो तलवार आगे करता है और अपने आदमियों को चार्ज करने का ऑर्डर देता है।
यंग मास्टर को बचाने के लिए बेवकूफ आदमी ऐसा ही करते हैं, पर मास्टर हिलता तक नहीं, वो बस एक फ्लिक करता है जो सबके दिमाग तक टकरा जाता है। जैसे ही लगता है डेयो समझ जाता है ये सोल चेजिंग द लाइंग बटरफ्लाई है। अब डेयो समझ गया वो कौन है, और मास्टर इम्प्रेस्ड है कि उसकी आंखें बिल्कुल बेकार नहीं। उसके सामने खड़ा बुढ़ा कोई और नहीं, सोल चेजिंग पॉइजन हैंड तांग वू है। वुरुम के 20 सबसे स्ट्रांग लोग हैं, 2 गॉड्स, 3 मॉन्स्टर्स, 5 पिनिकल्स और 10 ग्रेट्स। सिचुआन तांग क्लैन का सुप्रीम मास्टर और 10 ग्रेट्स में से एक है सोल चेजिंग पॉइजन हैंड तांग वू। जो उसे नाराज करते हैं उनकी रूह बनने के बाद भी उसके जहर से नहीं बच पाते। वो मुरुम के टॉप 20 मास्टर्स में से एक है। डांड्री क्लैन के उस बदमाश ने बड़ा इंसिडेंट कर दिया। अगर उसने तांगवू जैसे आदमी को नाराज कर दिया तो सिचुएशन के हिसाब से डांड्री क्लैन का एंड भी हो सकता है। वो सोचता है ये सब कैसे खत्म होगा। एक जेड जैसी खूबसूरत लड़की टैवर्न से बाहर आती है। वो ग्रैंडपा बुलाकर कहती है छोड़ दो, ये गांव के लोग हैं, नहीं जानते। ये सुनकर वू का एक्सप्रेशन बदल जाता है। कहता है इतना काफी है समझने के लिए कि दुनिया कितनी बड़ी है, पर सोचो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक डिसेंडेंट सुबह सुबह शराब पीकर हंगामा कर रहा है। उसका गुस्सा होता तो कम से कम एक हाथ ले लेता, पर वो इतना क्रूएल नहीं बनना चाहता। जब वो होश में आए उसे कहना अगर रैंडम औरतों पर लाइन मारता रहा तो अपनी नेचुरल लाइफ स्पैन नहीं जी पाएगा। रेयो जो अभी होश में है सिर हिलाकर उसकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो अपना सारा जहर निकालता है और सोचता है अब चलना चाहिए, पर अचानक उसकी नजर बोंगसू पर टिक जाती है जिसकी आंखों में बिल्कुल कोई इमोशन नहीं। वो हु से कहता है यहीं रुक जाओ एक पल, और बोंगसू समझ जाता है वो उसकी तरफ आ रहा है। पर क्यों? हु पूछती है वो क्या कर रहा है, पर वो बस इस बच्चे से कुछ पूछना चाहता है। बोंगसू सोचता है क्या? वो पूछता है उसका नाम क्या है। जब वो जवाब नहीं देता वो फिर पूछता है उसका नाम क्या है। इस बार दिखाता है वो मजाक नहीं कर रहा। बोंगसू फिर भी चुप रहता है और डेयो समझाता है वो बस घोड़े संभालने वाला लड़का है जो बोल नहीं सकता। वो सोचता है क्या वो सच में गूंगा है, और बोंगसू समझ जाता है वो उसका अंदाजा लगा रहा है। जैसे वो किसी बहुत कीमती चीज को देख रहा हो। अगर उस जैसा मास्टर उसे ऐसे देख रहा है तो ये एक मौका है। एक मौका आखिरकार सोसम पलवार संभालने वाले उस पुराने जिस्म को छोड़ने का। वो की तरफ अपनी पूरी खूनी औरा के साथ देखता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसमें ची दौड़ाता है और हंसते हुए तुरंत डेव की तरफ मुड़कर पूछता है क्या वो नमोंग क्लैन की तरफ जा रहे हैं? डेव हाँ करता है और वो पूछता है ये बच्चा क्या करता है? डेव बताता है ये बस एक स्वॉर्ड हैंडलर है जो फॉर्गाना घोड़े को संभालता है जो वो गिफ्ट में दे रहे हैं। वो कहता है इसे साथ ले जाना ठीक रहेगा, पर डेव कहता है फिर घोड़े को कौन संभालेगा? वो कहता है बस नमोंग क्लैन तक घोड़ा पहुंचाना है, उसके बाद वो इस बच्चे को ले लेगा। वो खुद नमोंग से बात करेगा, जरूरत पड़ी तो क्लैन हेड को लेटर लिखेगा और पेमेंट भी करेगा। क्या इतना काफी नहीं? गेओ समझाने की कोशिश करता है पर उसकी आंखों में वो जिद देखकर कहता है वो तो इसे वैसे भी घोड़े के साथ नमोंग क्लैन को देने वाले थे, तो वो इसे ले ही ले। वो हंस पड़ता है, कहता है उसे ये पसंद आया और सबको फॉलो करने को कहता है। डेव गुस्से में अपना दिमाग फटने जैसा महसूस करता है और आदमियों को कहता है यंग मास्टर को डॉक्टर के पास ले जाओ। बाकी सब निकलते हैं। सबके बीच ये एक अजीब सिचुएशन बन गया है, पर मौकों से भरा हुआ। रात आती है और डेव अपने आदमियों के लिए एक बड़ा टैवर्न ढूंढ लेता है। बोंगसू को नेचुरली स्टेबल्स में भेज दिया जाता है, पर यह उसके लिए बेहतर है। ब्लैक सोसाइटी के साथ लड़ाई के बाद उसका इन्वेंट्री का यूज काफी इंप्रूव हो गया है। अभी वो लगभग 1 मीटर के रेंज में इसे समन कर सकता है। अगर प्रैक्टिस करे तो शायद और बढ़ा सके। इसके थ्रू वो वेपन्स या कॉप्सेस निकाल सकता है या फायर कर सकता है, पर फायरिंग स्पीड अभी तेज नहीं। कोई मास्टर आसानी से रिएक्ट कर लेगा। वो रेत का एक ढेर उठाता है और जमीन पर गिरने से पहले इन्वेंट्री में डाल देता है, जिससे वो इसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। वो इसमें काफी स्किल्ड हो गया है और एक और तरीका है इसे यूज करने का। वो एक बुट्ठी रेत निगल लेता है और इन्वेंट्री से उसे बाहर निकाल देता है। जब बात खुद की हो, जो भी उसके शरीर में जाता है वो इन्वेंट्री में ट्रांसफर हो सकता है। ये एक डिवाइन आर्ट है, इन्वेंट्री ऑफ डिवाइन आर्ट। थोड़ी देर बाद कोई स्टेबल्स में आता है। हुआ है जो सोच रही है उसके ग्रैंडपा ने उसे इतनी रात में किसी ऐसे आदमी को बुलाने क्यों भेजा, पर उसे फॉलो करना चाहिए। बोंगसू वही करता है। सब चुपचाप देखते हैं जब वो वू के रूम की तरफ जाता है। अंदर जाने के बाद वू उसे प्लेटफॉर्म पर जाकर पैर जोड़कर बैठने को कहता है। बोंगसू बैठ जाता है। वू कहता है सब कुछ उतार दे। बोंगसू बिना झिझक सब कुछ उतार देता है और वू कहता है अच्छा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बुरा नहीं। वो अपने कपड़ों से कुछ निकालता है, ड्रैगन फीनिक्स गोल्डन नीडल्स। हुआ पूछती है वो क्या करने वाले हैं, पर वो बस बॉक्स जोर से रखता है
और बोंगसू से पूछता है, क्या वो जूल वॉई वाली कहावत जानता है? मतलब हैनान में उगा हुआ संतरा जब उत्तर में लगाया जाता है तो ट्राइफोलिएट ऑरेंज बन जाता है। बोंगसू समझ जाता है अगर हैनान डॉनरी क्लैन है तो हुआ थांग क्लैन, और अगर संतरा सोसम है तो बदला हुआ संतरा उसका नया रूप। वो कहता है अब से वो उस पर एक बड़ा रिचुअल करेगा। ये बहुत दर्दनाक होगा, शायद इतना कि उसे लगे मौत ही बेहतर है, पर अगर वो बच गया तो उसे उससे भी ज्यादा मिलेगा और उसकी गूंगी हालत भी ठीक हो जाएगी। क्या वो करेगा? बोंगसू हैरान है, पर हुआ उसे रोक देती है। कहती है इतना बड़ा फैसला बिना एल्डर से पूछे नहीं कर सकते। वो उसे कुछ कहता है, उसकी मुस्कान और भी बड़ी होती जाती है और बोंगसू भी समझ जाता है। हुआ को समझाने के बाद वो पूछता है, क्या वो तांग क्लैन का सरनेम लेने के लिए तैयार है? बोंगसू का दिमाग पहले से ज्यादा हिल जाता है, जिसके लिए वो इतना भाग रहा था, और बड़े शिकार करने की ताकत, वो सब इस छोटे से गोल्डन बॉक्स में बंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।